प्रॉब्लम नोट करना, प्रॉब्लम दी गई है फाइंड द ड्यूअल, प्रॉब्लम है फाइंड द ड्यूअल, फाइंड द ड्यूअल for the given linear programming problem, for the given linear programming problem, शॉर्ट में LPP लिख देना। न्यूमेरिकल दिया जा रहा है maximize zx is equal to x1 minus 2x2 plus 3x3 subject to constant constant दिए गए हैं -2x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 2। अगला दिया गया है 2x1 plus 3x2 plus 4x3 is equal to 1 और लास्ट एंड x1 x2 x3 all are greater than or equal to 0। नोट कर क्या सोचे थे डिविनिटी को लेक्चर में खत्म कर देंगे, अब उसके बाद फिर नया चैप्टर आज से शुरू कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन थर्ड सेमेस्टर को लेक्चर देने के चक्कर में तुम लोगों का नहीं बन पाया। थर्ड सेमेस्टर को डेली देना पड़ रहा है, उनके लिए है तुम लोगों का मिल जाएगा। ये अपनी डिविनिटी निकाल रहे, कुछ अभी थ्योरम करवा देते हैं। डिविनिटी में कुछ बचा नहीं, डिविनिटी बस ये न्यूमेरिकल की वैरायटी है और एक दो थ्योरम है, उसके बाद डिविनिटी खत्म है। फिर शुरू करेंगे या तो सेंसिटिव एनालिसिस शुरू करेंगे या तो ट्रांसपोर्टेशन, जो सही लगेगा। न्यूमेरिकल नोट कर लो, शुरुआत करें। सबसे पहला काम जो लोग नोट कर चुके हैं बोलो, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन? मैक्सिमाइजेशन। तो सारी इनइक्वालिटी का रिक्वायरमेंट क्या है, किसमें चाहिए, लेस देन या ग्रेटर देन? अरे वर्किंग रूल पलट लो, हम जान के भूल गए होंगे, दोहराए पक्का नहीं होगा, पलटो वर्किंग रूल। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में सारी इनइक्वालिटी लेस देन में चाहिए या ग्रेटर देन? लेस देन आर इक्वल टू। तो इसका मतलब है अभी जो इनइक्वालिटी लिखी गई वो इनइक्वालिटी है नहीं, वो इक्वालिटी लिखी गई है। तो हमको ये इक्वल टू वाले को हटा करके इसकी जगह पर हर इनइक्वालिटी को क्या बना लेना, लेस देन टाइप का। क्लियर हुआ? और इसके बाद जो ड्यूअल होगा वो किस में जाएगा? ड्यूअल किस में जाएगा? ड्यूअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस में जाएगा? मिनिमाइजेशन में जाएगा। और ड्यूअल जब मिनिमाइजेशन का हुआ तो उसकी सारी इनइक्वालिटी किस में जाएगी? इनइक्वालिटी ग्रेटर देन आर इक्वल। अरे भूल गए तुम लोग, सुनो, प्रॉब्लम अगर मैक्सिमाइजेशन की है तो उसमें जितनी भी इनइक्वालिटी है वो सब किस में नजर आनी चाहिए? लेस देन आर इक्वल टू टाइप में। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप की है तो सारी इनइक्वालिटी किस में नजर आनी चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप में। अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो आपका ड्यूअल किस में बनेगा? मैक्सिमाइजेशन में। अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो ड्यूअल किस में बनेगा? मैक्सिमाइजेशन में। ठीक, मिनिमा है तो ड्यूअल मैक्सिमा जाएगा, मैक्सिमा है तो ड्यूअल मिनिमा जाएगा। याद है? इसके बाद और रूल याद करो, सब भूले हुए। जितने यहां पर आपके पास कांस्टेंट होंगे, जितने कांस्टेंट होंगे उतने ही आपके पास ड्यूअल में क्या मौजूद होंगे? वेरिएबल मौजूद होंगे। आपके प्राइमल में अगर 5 कांस्टेंट हैं तो ड्यूअल में कितने वेरिएबल होंगे? 5। हर कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में एक वेरिएबल। पहले कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में y1, दूसरे के रिस्पेक्ट में y2, तीसरे के लिए y3, चौथे के लिए y4 और पांचवें के लिए y5 होगा। याद आया? अच्छा, अगर आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 3 वेरिएबल होंगे, कितने? 3 वेरिएबल होंगे, तो अब ये सी बात है 3 कोफिशिएंट होंगे, 3 कोफिशिएंट। और अगर यहाँ 3 कोफिशिएंट होंगे तो ड्यूअल में कितने कांस्टेंट होंगे? 3 कांस्टेंट होंगे। याद आया? क्यों? क्योंकि हमको पता है जो C1, C2, C3 होता है वह इधर राइट हैंड साइड में क्या बन जाता है? कांस्टेंट बन जाता है। याद आया? लेकिन अभी तकलीफ क्या है, तुम यहां से देख करके मत कहना कि 2 कांस्टेंट है तो 2 वेरिएबल मान लेना ना, पहले हमको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है इक्वलिटी नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? इनइक्वालिटी।
और मैक्सिमा की प्रॉब्लम है तो सारी इक्वलिटी कैसी चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू। तो चलो इसको रीराइट करते हैं, सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन, rewrite the given linear programming problem, rewrite the given linear programming problem। दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फिर से रीराइट करने पर, चलो लिखते हैं, देखना क्या आएगा। ये अपने पास बनेगा मैक्सिमाइज जेड एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3। हो गया? एक्चुअली होगा क्या ना, सुनो, कितने हैं ये? दो वेरिएबल, दो ही होंगे, कायदे से वेरिएबल दो ही होंगे, लेकिन वो दोनों कैसे होंगे, वो दोनों कैसे होंगे, वर्किंग रूल भूल गए, अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे, बस यही चीज। सुनो, अगर आपके कांस्टेंट इक्वल टू टाइप के हैं तो आपके जो वेरिएबल आएंगे उनके करस्पॉन्डेंस में वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होंगे, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, वो नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं। आई बात है समझ में? तो मेरे पास यहाँ पर कितने कांस्टेंट हैं? दो। तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल आएंगे तो दोनों वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होंगे, और मुझको पता है अगर कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है तो उसको दो वेरिएबल के डिफरेंस के तौर पर लिखते हैं, हाँ या ना? अगर हम कह रहे हैं कि इसके लिए पहला वेरिएबल कौन है, y1, दूसरा कौन है, y2, तो y1 और y2 दोनों ही आपके अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होंगे, तो आप y1 को दो वेरिएबल के डिफरेंस के तौर पर लिखोगे, यानी y1 को लिखा जाएगा y1 डैश माइनस y1 डबल डैश। आप y2 को लिखोगे y2 डैश और माइनस y2 कितना, डबल डैश। अब गिनो 1 2 3 4 निकल करके आए कि नहीं आए? तो इसीलिए जब हम इनको इनइक्वालिटी में चेंज करेंगे ना तो मेरे पास चार वेरिएबल नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने होंगे? दो, क्योंकि वो चार में से दो अपने में दो दो क्या बना लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, और पेयरिंग कर लेंगे तो जो मेन वेरिएबल बनेगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन बनेगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा अब हम लिखेंगे तब फिर समझाएंगे, टेंशन ना लो। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, थोड़ी देर लिखना बंद कर देना, केवल देखते रहो। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट सबसे पहले लिख रहे हैं -2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 लेस देन और इक्वल टू, जबकि वो है कौन, इक्वल टू, तो मुझको तो चाहिए इक्वलिटी ही, तो हम कुछ ऐसी सेटिंग करें कि भले हम लिखें उसको लेस देन या किसी और फॉर्म में, लेकिन नजर मुझको आए केवल इक्वल टू टाइप में। तो अगला हम लिख रहे हैं -2x1, मतलब उसी को फिर लिख रहे हैं -2x1 प्लस x2 प्लस 3x3, और इस बार लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब सोचना, एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हम करें, चलो इस क्वांटिटी को L मान लेते हैं, एक बार हम करें L तुम्हारी जो वैल्यू होगी वो 2 या 2 से कम होगी, फिर हम करें L तुम्हारी जो वैल्यू होगी वो 2 या 2 से ज्यादा होगी, यानी हम L को बांध रहे हैं L लेस देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। L क्या होगा, वो 2 और 2 के बीच में होगा। भैया 2 और 2 के बीच में क्या होता है, कुछ नहीं होता, 2 और 2 के बीच में कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब एक्चुअल में मुझको एक चीज एक्सेप्ट करनी है, और ऐसे एक्सेप्ट करो कि दोनों इनइक्वालिटी होल्ड हो जाए। क्या एक्सेप्ट करोगे, L इज इक्वल टू 2। ये भी कहता है L बराबर 2 हो सकता है, हाँ या ना? ये भी कहता है L बराबर 2 हो सकता है, तो L बराबर 2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? अगर गलती से तुमने चुना L लेस देन 2 तो L 2 से छोटा हो गया, तो ये ना तो 2 के बराबर हो सकता है ना तो 2 से बड़ा। क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी? नहीं। अगर आपने L को 2 से बड़ा लिया, अगर आपने L को 2 से बड़ा लिया यानी इसको सेटिस्फाई करवा लिए, तो ऊपर वाली सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाला कहता है L या तो 2 के बराबर होगा और या तो 2 से छोटा, लेकिन आप लेके आ रहे हो L इज ग्रेटर देन 2। फर्क समझ में आया? वही प्रियांशी, यस सर, कुछ पल्ले पड़ा? प्रियांशी नाम है तुम्हारा? यस ये प्रियांशु, बड़ा कंफ्यूजन। तुम लोगों को नाम कम पड़ गए थे, मात्रा की अदला बदली कर ली। ऐसे हमारे यहाँ 3rd सेमेस्टर में 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है और एक का नाम है ना। अब सोचो इन दोनों ने
पता नहीं कहाँ से सेटिंग की होगी, मात्रा की अदला बदली की हुई, इधर से उधर इधर से उधर। दुनिया में इतने नाम कम नहीं थे। ऐसे ये प्रियांशी, ये प्रियांशु, हाँ मम्मी पापा के होंगे भाई, दुनिया में नाम की कमी पड़ गई थी। सर यूनिक नाम है ना, क्या यूनिक है। अरे बच्ची, यूनिक नाम के चक्कर में, सुनो, यूनिक नाम के चक्कर में अपना नाम ओमेगा रख ली होगी। जो अच्छा लगे वो इससे अच्छा आसान लगता है। चलो वापस आओ, अगला लिखो, सुनो दूसरा, सुनो इधर। हाँ मतलब यूनिक नाम खोजो। इधर देखो, ये दोनों बातें ना अलग अलग नहीं, दोनों बातें एक जगह पर सहमत है। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 2। एक बार किसी नंबर को कहना तुम 2 से छोटे या 2 के बराबर हो, तुम 2 से छोटे या 2 के बराबर हो। अब फिर उसी नंबर को कहना तुम 2 से बड़े या 2 से बराबर हो। जो 2 से छोटा होगा क्या वो 2 से बड़ा हो सकता है? नहीं। जो 2 से बड़ा होगा क्या वो 2 से छोटा हो सकता है? नहीं। फिर भी उसको सेटिस्फाई दोनों को करना है, तो वो क्या देखेगा? वो कहेगा जो चीजें दोनों में है, तो दोनों में क्या है? इक्वलिटी। इंटरसेक्शन वाली जो बातें होती है ना, वो दोनों को कॉमन हो जाती हैं। इंटरसेक्शन, जैसे अपने लोग यहाँ पर हैं और एमएससी में पढ़ाने जाए ऑपरेशन रिसर्च, तो हम एक चीज ऐसी पढ़ाएं कि दोनों सेटिस्फाई हो जाएं, तो क्या पढ़ाएंगे? कॉमन कोर्स। कॉमन कोर्स जहां तुम्हारी और उनकी वैल्यू क्या हो जाए? बराबर, तो दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो मुझको पता है एक इक्वलिटी है लेस देन आर इक्वल टू, दूसरी है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेकिन दोनों में इक्वलिटी शामिल है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करे, इसलिए इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या हो जाएगी? 2। और क्या ये पहला वाला ही है कि नहीं है? अभी समझ में आया? अब दूसरे को इसी तरीके से ब्रेक करो। दूसरा क्या होगा? 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3, और इसको लिखो लेस देन आर इक्वल टू 1। और फिर इसी तरीके से 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इतना हुआ। और लास्ट लाइन एंड x1 x2 x3 ऑल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये तो मैंने इसको रीराइट किया, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। पहले इतना नोट करो। वाले नाम रखते हैं, वाले नाम रखते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा बहुत मजा आ गया ना बच्ची, गलत है तुम्हें तो कई यूनिक नाम, तुम्हें यूनिक नाम। अब ऐसे तो हम अपने नाम का मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी नाम हमको नहीं पसंद है ना, मेरे घर वाले मेरा नाम रख दिए। सर मतलब आप उसे पत्नी बोलते हैं ना, नहीं, वो तो मिलके और तारीफ करते थे। हाँ, मेरे घर वाले ये नाम रख दिए। हम एक दिन पूछे उनसे नाम ऐसा क्यों रखे, बताओ, तो कहते क्या है, लॉजिक भी बड़ा अच्छा उन लोगों के पास। पहले पुराने समय में पता नहीं कौन सा सीरियल आता था, उसका सीरियल का नाम था अनुभव। मतलब हम उनकी शक्ल देख रहे हैं और अपना नाम देख रहे हैं, हमके अगर कहीं ना कुछ चंद्रकांता बड़ा पसंद होगा, मेरी तो मटिया वेट हो जाती है, तो ये नाम वही रखते हैं। खतरनाक लॉजिक होते हैं घर वाले। दो हजार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो तो बालवीर नहीं देखे, क्या नहीं देखे? वो तो बालवीर नहीं देखे, नहीं तो परी आपका नाम कुछ भी रख देते। नहीं, वो तो बिटिया होती ना, बिटिया का नाम परी रखते, मेरा ना रखते, मेरा पारा भले लगते। इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि मैक्सिमम में सारी इनक्वलिटी कैसी होगी? लेस देन आर इक्वल टू टाइप सी। चलो ये कितना हो जाएगा? मैक्सिमाइज zx इज इक्वल टू, बोलो भैया, x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ये एज इट इज मैंने देना, इसमें कोई बदलाव नहीं। माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 लेस देन आर इक्वल टू 2। लेकिन दूसरे में इसको चेंज करो, ये लेस देन आर इक्वल टू, ये कौन है? ग्रेटर देन। मुझको क्या चाहिए? लेस देन। तो पूरे पर माइनस से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कितना होगा? 2x1 माइनस x2, फिर कितना? माइनस 3x3 लेस देन आर इक्वल टू माइनस। क्लियर हुआ?
पता है हम सिंप्लेक्स से सॉल्व नहीं करें, अगर मुझको सिंप्लेक्स से सॉल्व करना होता ना तो एज इट इज एक्सेप्ट होता, क्योंकि राइट हैंड साइड में सारा क्या चाहिए था, पॉजिटिव। याद आया? किसी को सिंप्लेक्स मेथड का वर्किंग रूल याद आ रहा है? सिंप्लेक्स मेथड के वर्किंग रूल में रिक्वायरमेंट क्या होती है कि राइट हैंड साइड में जितने भी कांस्टेंट है वो सब के सब क्या नजर आए, पॉजिटिव नजर आए। याद आया? तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाते थे, लेकिन आज मुझको सॉल्व नहीं करना, आज मुझको प्राइमल प्रॉब्लम से क्या तैयार करना है, ड्यूअल। तो मेरी रिक्वायरमेंट बदल चुकी है। अगले पर आना, दूसरा लिखना 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 और लेस देन आर इक्वल टू 1, फिर माइनस 2x1 प्लस नहीं माइनस 3x2 माइनस 4x3 लेस देन आर इक्वल टू -1 और लास्ट में एंड x1 x2 x3 ऑल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब नोट करो और भैया अटेंडेंस चला दो तुम लोग, जो बहुत जरूरी है। 24 तारीख के बाद आज हम लोगों को क्लास मिली। आज क्या तारीख है? आज 7 तारीख है। बताओ 24 6 30 1 31 7 6 12 1 13 दिन रही हो गई ये हो गया तो बताना, मिटाया जाए कुछ। हाँ सर, हो गया सर। इधर का किसी का बाकी है, किसी का नहीं बाकी? सुनो, अगर हम बहुत आसानी से काम करें, बहुत आसानी से, तो हम पूरे को कन्वर्ट कर दें किसमें, मैट्रिक्स के फॉर्म। उससे आसान कुछ और मेरे लिए हो नहीं सकता है, ठीक। लेकिन फिर भी शुरुआत कर रहे हैं बिना आसानी के। कितने कांस्टेंट नजर आ रहे हैं? 4। तो इसका मतलब मेरे पास वेरिएबल भी कितने आएंगे? 4। लिखना, अब लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। सिंस इन प्राइमल there are 4 constants, 4 constants. So take y1, y2, y3, y4 as dual variable, So take y1, y2, y3, y4 4 हमने ले लिया किसके तौर पर, ड्यूअल वेरिएबल के तौर पर। प्राइमल किस टाइप का है? मैक्सिमा। ड्यूअल कैसा होगा? मिनिमा। इसको भी लिख दो। टाइप ऑफ प्राइमल मैक्सिमाइजेशन। So for dual टाइप क्या होगा? मिनिमाइजेशन। ठीक, इसलिए इनके लिए टाइप कैसा हो गया? मिनिमाइजेशन का। सबसे आसान होता है जिस दिन एग्जाम में लैंग्वेज की तकलीफ होगी, पहले बता रहे हैं, एग्जाम में जिस दिन तुमको लैंग्वेज की तकलीफ होगी, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, सीधे उठा करके ट्रांसफर करना, कोई गलत नहीं काटेगा। वैसे भी पूरा नंबर मिले ना मिले, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कुछ टीचर होते हैं उनको लैंग्वेज बड़ी पसंद होती है, तो वो लैंग्वेज चाहते हैं कि आप उनको बताओ कि भैया मेरे पास 4 कांस्टेंट थे तो मैंने 4 वेरिएबल माने, उधर लेस देन आर इक्वल टू था तो उधर मैंने ग्रेटर देन आर इक्वल टू माना। ये सब कुछ बताना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल ये देखना चाहते हैं तुमको आया या नहीं आया, तो वो जैसे जैसे कंडीशन रहेगी वैसा वैसा। अब पता चले वो लैंग्वेज में मांग रहा है और तुम्हारे लैंग्वेज भूल गई है, तो छोड़ करके तो आने से बेहतर आप लगा करके आओगे। तो अगर 5 नंबर का सवाल पूछा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 5 नंबर का सवाल पूछा तो कम से कम आपको मरी हालत में 4 तो दे देगा।
एक नंबर आपकी लैंग्वेज पर काट लेगा, लेकिन 4 तो मिला ना, तो बस वही सिद्धांत अपनाया रहना, सगरो देखिए जात तो आधा लेगा, इतना ही याद रखना बस, और कुछ नहीं करना। सो फॉर ड्यूअल इट इज मिनिमाइजेशन टाइप। अब अगला काम क्या होगा, अगला बताओ इसके लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है प्राइमल के लिए, फॉर प्राइमल कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू, चलो भैया कोफिशिएंट मैट्रिक्स बताओ प्राइमल के लिए कितना, -2 2 2 -2 2 2 -2, ठीक। इसके बाद कौन है 1 -1 3 -3 1 -1 3 -3, इसके बाद अगला कौन है 3 -3 4 -4 3 -3 4 -4 हो गया। तो ड्यूअल के लिए क्या होगी, फॉर ड्यूअल A ट्रांसपोज, ड्यूअल के लिए क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज अपना क्या बनेगा, A ट्रांसपोज बनेगा -2 1 3, फिर कितना 2 -1 -3, फिर 2 3 4, अगला -2 -3 -4, इतना हिस्सा है बस, A ट्रांसपोज हो गया। छोटे पैसे पतले एक कॉर्नर पे लिखते चले जाना, बगल में भी हम ड्यूअल तैयार कर देंगे। जो प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट है वो ड्यूअल में क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक। जो आपके प्राइमल में कांस्टेंट है वो ड्यूअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट बन जाएगा। लिखिए आगे फिर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसे लिखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट इन ड्यूअल। इसके लिए हम प्राइमल से जिक्र नहीं करते, सीधे ड्यूअल से आते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट इन ड्यूअल, ड्यूअल के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट क्या होंगे, ध्यान से सुनना। हमने कहा जो ड्यूअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट बनना चाहता है वो प्राइमल में राइट हैंड साइड का कांस्टेंट रहा होगा, हाँ या ना? तो प्राइमल में राइट हैंड साइड का कांस्टेंट देखो 2 -2 1 -1, इसी का ट्रांसपोज मान लेंगे, तो ये हो गया। क्या ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखो चाहे ऐसे लिखो, 2 -2 और कितना 1 -1 फॉर y1 y2 y3 और y4 रिस्पेक्टिवली क्रमशः, यानी y1 का कोफिशिएंट कितना 2, y2 का -2, y3 का 1 और y4 का -1। अब सामने वाले को भी पता है ये लोग आए कहां से हैं, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट लगे हैं वहां से आए हैं। अब बीच वाला मिटा रहे हैं, फिर राइट हैंड साइड RHS लिख लें, राइट हैंड साइड कांस्टेंट फॉर ड्यूअल, ड्यूअल के लिए जो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट होगा वो कौन होगा, जो प्राइमल में कोफिशिएंट है कौन 1 -2 3, कितना हो गया 1 -2 3, ठीक। रिस्पेक्टिवली फॉर ईच कोफिशिएंट, फॉर ईच कांस्टेंट, बस हो गया सारा डेटा, इतने में सारा डेटा खत्म होता है। अभी हम इसको मैट्रिक्स से करके दिखाते हैं, मैट्रिक्स से बहुत आसानी से लगता है। तो फाइनली ड्यूअल लिखने की शुरुआत की जाए। अच्छा एक चीज तो अभी लिखी ही नहीं, सबसे मेन चीज, फॉर प्राइमल
inequalities are less than or equal to type, so in dual they are of greater than or equal to type। इसलिए ड्यूअल में इनका टाइप कैसा होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये सबसे जरूरी चीज है जो आपको बताना है कि प्राइमर में लेस देन आर इक्वल टू, इसलिए ड्यूअल में कहां चले जाएंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप। कंफ्यूज हो कहां पे बताओ, ऐसे सोचने से नहीं आएगा बिना हमसे पूछे। कौन सी, यही लाइन जो अभी लिखे हैं। अच्छा, ये वर्किंग रूल है कि प्राइमर में अगर आपकी इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल टू टाइप की होगी तो ड्यूअल में आपकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इतना ही है। अच्छा, इसका रीजन होता है, अनायास नहीं होते। ये अगर इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन लिखा जाए, जो हम तुम लोगों को नहीं लिखा है, जो हम एमएससी में लिखा है, उनको जरूरत है, तुमको उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए तुमको नहीं लिखा है। मतलब हम वही चीज दो जगह पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारा है वो तुमको दे रहे, जो उनका है वो उनको दे रहे हैं, ये भी तुम्हारा, लेकिन एक क्लास की वजह से नहीं दे रहे हैं। यही अगर कई क्लास होती, वीडियो लेक्चर में इसलिए नहीं दिए, कह सकते हो सर वीडियो लेक्चर दिए वहीं लिखा दिए होते, वहां इसलिए नहीं, ये आमने सामने की चीज है, हम सामने सामने से तुमको समझाएं। जब आप ये कहते हो प्रॉफिट मैक्सिमा चाहिए, जब आप कहते हो प्रॉफिट क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए, तो उस वक्त आपके जितने रिसोर्सेज हैं आप उनका मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, हाँ या ना? ये बताओ, जब एलपीपी पढ़ रहे थे शुरुआत में प्रॉब्लम फॉर्मेशन की गई थी, तो मेरे को अगर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना था, सवाल ये बनता है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो उसके पास कांस्टेंट होते हैं कि मशीन का यूज आप फला घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते हो, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। कंपनी जब मैन आवर्स की बात करती है, आदमी आपके पास 50 आदमी काम करने के लिए, उससे ज्यादा आदमी आपके पास काम करने के लिए नहीं है। तो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ मैन सप्लाई जो आपकी होगी वो क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 50, हाँ या ना? या तो 50 का 50 इस्तेमाल करो, या तो उससे कम, ज्यादा तो नहीं कर सकते हो ना। ये तो नहीं कह सकते कि प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो 100 आदमी लेकर के चले आएंगे, नहीं। तो अच्छा, मैन आवर्स के बाद आप मशीन कांस्टेंट की बात करो, मशीन पर काम करने के लिए आपके पास 4000 घंटे हैं, तो या तो 4000 घंटे पूरे इस्तेमाल करो या तो उससे कम, तो फिर इक्वलिटी क्या चढ़ती थी, लेस देन आर इक्वल टू। तो कहा जाता है जब आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की होती है तो जो B1 B2 B3 ये राइट साइड में जो रखे जाते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 जो रखे जाते हैं, ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है। कॉलम याद आया? सब भूल गए हो ना, दोहरा नहीं रहे हो, दोहरा लो बच्चा, दोहरा लो, एक दिन टेस्ट लगा देंगे, फुल लेंथ टेस्ट भाग खड़े होकर छोड़ करके ना, इसलिए दोहरा लो। हम एक के क्लास पाएंगे उसी में टेस्ट लगा लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो हम 4 क्लास बना रहे हैं वीडियो लेक्चर से, किसी तरीके से हम ड्यूअलिटी को यहाँ तक खींच करके लेकर आएंगे एक क्लास में, जबकि 13 दिन के बाद क्लास मिली है, बीच में रोक दिए। रोकने का रीजन पता है, उनके एग्जाम आ रहे हैं इसलिए उनको पहले दे रहे हैं ना, उनके लेक्चर ज़्यादा दे रहे हैं, पहले सेमेस्टर को दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तभी तुम्हारे रुके हुए हैं, लेकिन फिर शुरू होंगे इसी हफ्ते से तुम्हारे। अब सुनो, अगर तुमको टेबल याद हो तो टेबल में इधर क्या लिखा जाता था, इधर कॉलम याद है, अवेलेबिलिटी, इधर क्या होते थे, रिसोर्सेज और कांस्टेंट ऑब्लिक करके होता था, याद आया कि नहीं? यहाँ आपका डेटा होता था, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, या फिर प्लांट ए, प्लांट बी। इधर आपके टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होते थे। कहते थे अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो जो आपके रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, या तो आप इसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हो या तो कुछ कम कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हो ना। तो सारे कांस्टेंट कैसे चढ़ते थे, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, याद आया कि नहीं? इनका मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, क्लियर हुआ? और प्रॉफिट को तब आप सॉरी, इनका आप मैक्सिमम इस्तेमाल करो, लेकिन इनको पार तो नहीं कर सकते हो ना, तो इसीलिए सारी इनइक्वालिटी कैसी चढ़ी है, लेस देन आर इक्वल टू टाइप। इसके बाद मैक्सिमाइज जेड जब आप लिखते थे, ये जैसे मैक्सिमाइज जेड, तो यहाँ जो लिखा जाता था ये प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन होता था, हाँ या ना? प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन होता था। जब इसको ड्यूअल में चेंज करोगे तो ड्यूअल में मिनिमा का मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमा करना चाहते हो तो कॉस्ट को क्या कर देना पड़ेगा, मिनिमा। ये कॉस्ट ही तो होता था कि नहीं? यहाँ आगे लिखते तो x1 कितने रुपए का प्रॉफिट कमा करके देगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ पर यूनिट। यहाँ x2 कै रुपए का प्रॉफिट कमा करके देगा, x3 कितने रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट लिखा जाता था। बाद में ये पैसा इधर आ जाता था, ये पैसा यहाँ आ जाता है,
कब जब आप ड्यूअल पलटते हो तो अगर प्राइमल में प्रॉफिट मैक्सिमा करना है तो ड्यूअल में कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, मिनिमा करना पड़ता है। इसीलिए जब आप प्राइमल की अवेलेबिलिटी बात करते हो तो आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपकी इक्वलिटी कैसी जाती है, लेस देन आर इक्वल टू टाइप में जाती है। आई बात है समझ में? ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात है, नहीं समझ में आता है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाद में जब फिर ऑपरेशन रिसर्च पढ़ोगे, मेरे जैसा कोई भेटाएगा तो फिर इसको लिखाएगा, तब वहां तुमको इसका बाकायदा लिखाया जाएगा कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अभी तुमको कोई जरूरत नहीं है दिमाग खपाने की, ठीक? हालांकि फिर भी इंटरेस्टेड होगे तो बिल्कुल हम दे देंगे। चले ड्यूअल तैयार करें, लिखना सो आवर ड्यूअल प्रॉब्लम बी, या सो आवर प्रॉब्लम इन ड्यूअल बी, सो आवर प्रॉब्लम इन ड्यूअल बी। इसलिए अब यही न्यूमेरिकल अगर ड्यूअल में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा, सो आवर प्रॉब्लम इन ड्यूअल बी। मिटा रहे थे, ये सब काम हो चुका है। सबसे पहले गोल वहां क्या था, मैक्सिमा, तो यहाँ क्या होगा, मिनिमा ऑफ जेड इज इक्वल। अच्छा ये बताओ, अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो पैसा भी तो ज्यादा लगेगा, हाँ या ना? अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो पैसा भी तो ज्यादा लगेगा। अब कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करोगे तो कम पैसा लगेगा। फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ में ना, जाने दो, तुम लोगों के दिमाग में ये बात नहीं है ना, जबकि बहुत मोटी मोटी बात है। रिसोर्सेज के ज्यादा इस्तेमाल, जैसे घर में लोग हैं और तुम ज्यादा आटा वगैरह सान रहे हो, रोटी बनाने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो, तो भैया आटा भी महंगा है, जितना ज्यादा आटा सानोगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? मेहमान तुम्हारे रिसोर्स हैं, बहुत मेहमान बटोर करके लाओगे तो उतना खिलाना भी तो पड़ेगा, कि कहोगे अपने अपने घर से चूल्हा चौका सब लेकर के आओ, बनाओ खाओ, हम नहीं बस खाली आओ मेरे यहाँ, ऐसा तो होगा नहीं। जितना आप अपना रिसोर्स इस्तेमाल करोगे उतना आपका खर्च बढ़ जाएगा। समझ में आई बातें? तो ये जो B1 B2 B3 होता था, सुनो, B1 B2 B3 B4 होता था, ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होता था। अब हम इनको कोफिशिएंट बनाने जा रहे हैं। अब इनको क्या बनाना चाहिए, कोफिशिएंट। ये बताओ, अगर हम यहाँ लिखे तो हम पहला हम क्या लिखेंगे, 2y1, हाँ या ना? 2y1, फिर क्या लिखेंगे, -2y2, फिर क्या लिखेंगे, +y3, और फिर क्या लिखेंगे, -y3, और अच्छा y4, -y4, और इसको हम क्या करें, मिनिमम। भैया इसके आगे जो बैठा था ये प्राइमल में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज था कि नहीं? आज हम उस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, मिनिमम, कम इस्तेमाल कर रहे हैं। आई बात समझ? एक ही बात को कहने के दो तरीके हो रहे हैं। ड्यूअल की शुरुआत में ये बात कही गई थी कि आपकी ड्यूअल की प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, प्राइमल के डेटा के आधार पर एक और नया सवाल तैयार किया जाता है और दोनों का सॉल्यूशन इक्विवेलेंट होता है। यही बात तो कही गई थी, आधा ग्लास भरा है चाहे आधा ग्लास खाली है, बात तो सेम ही है। उसी तरीके से आप उसी प्राइमल के डेटा पर ड्यूअल तैयार करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी वगैरह पलटती क्यों है, मैक्सिमा का मिनिमा क्यों करते हो? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन यही है, कल को ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज था, हम इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, तब प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की थी, आज प्रॉब्लम कॉस्ट को क्या करने की, मिनिमा। हम कॉस्ट को मिनिमा तभी कर सकते हैं जब हम रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है इसका मिनिमम इस्तेमाल करें, हाँ या ना? इसका इस्तेमाल कैसा है, मिनिमम। तो इसीलिए लिखा गया मिनिमाइज zx इज इक्वल टू 2y1 माइनस 2y2 प्लस y3 माइनस y4, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिखना। अच्छा सॉरी, z होगा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, y1, y2, y3, y4, 4 वेरिएबल हैं। सुनो, कोफिशिएंट यहां से उठेंगे, बोलना एक्चुअली होगा क्या ना, A ट्रांसपोज इनटू y1, y2, y3, y4, ये बन रहा है। जब हम इसको A ट्रांसपोज बताओ, A ट्रांसपोज कॉलम में बोलो, रो में, कॉलम में बोलो, -2 1 3, इसके बाद 2 -1 -3, फिर 2 4 2 3 4 2 3 4, फिर -2 -2 ये -3,
-2 -3 -4 ठीक। अब सुनो, इस पर मल्टीप्लाई करना है किसको? y1 y2 y3 और y4। जिनको मल्टीप्लाई करने समझ में आता है वो मल्टीप्लाई करें, जिनको सीधे लिखना है वो सीधे भी लिख सकते हैं। इधर सुनो, यहाँ क्या लिखा है, ये -2, तो -2 y1, फिर +2 y2, फिर +2 y3, फिर -2 y4। समझ पाए? इससे भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा। कैसे मल्टीप्लाई करो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोलो -2 y1 +2 y2 +2 y3 -2 y4। हाँ या ना? सेम टू सेम मिलेगा, कुछ कर नहीं रहे, जो इधर कोफिशिएंट दिख रहे हैं इनको ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं बस। तो -2 y1 +2 y2 +2 y3 -2 y4 ये होगा। अगला सुनना, दूसरा कांस्टेंट क्या लिखेंगे? दूसरे कांस्टेंट का लेफ्ट हैंड साइड होगा y1, फिर कितना -y2 +3 y3 -3 y4 बन गया। राइट साइड बाद में देखा जाएगा। फिर 3y1 -3y2 +4 y3 और -4 y4। क्लियर हुआ? राइट साइड बाद में बना लेंगे, लिखना इसको। चलो बोलो -2 y1 +2 y2, फिर कितना +2 y3 -2 y4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, छोड़े रखना, छोड़े पे भी छोड़े रखते हैं, बाद में देखेंगे। फिर देखना y1, फिर कितना -y2, फिर +3 y3, इसके बाद -3 y4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अगला 3y1, फिर कितना -3 y2, फिर कितना +4 y3 -4 y4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट देख लो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का 1 -2 3, इसको इधर बैठा दो, 1 -2 3, और लास्ट में एंड y1 y2 y3 और y4 ऑल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अभी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन नहीं हुआ, अभी ये नॉन नेगेटिविटी फॉलो कर रहा है। अब जब बदलेंगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन का हिस्सा लेकर आएंगे। आज क्या हालत है? 9 कम हो तुम लोग, लास्ट टाइम से 9 लोग कम हो गए। 9 में से 4 की मेरे पास छुट्टी पड़ी हुई है, 4 लोग मैसेज करके छुट्टी मांगे हैं, 5 लोग बिना छुट्टी वाले आए। सही है, ठंडी हो तो बस ये अच्छा लगता है। आगे बस हो जाए तो बता दें। कंप्लीट हो गया सबका? आप सुनो, लेकिन ये जो फॉर्म आया ना, ये ऐसा फॉर्म नहीं है जिसको अभी हम एक्सेप्ट कर सकें। एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन ऐसा नहीं जिसको हम अभी आसानी से एक्सेप्ट कर लें अपने रूल के हिसाब से। रूल कहता है कि अगर आपके प्राइमल में जितने कांस्टेंट होते हैं, ड्यूअल में उतने ही वेरिएबल नजर आने चाहिए। प्राइमल में कितने कांस्टेंट थे? 2 इक्वल टू टाइप वाले, तो इसका मतलब मेरे पास वेरिएबल भी कितने होने चाहिए? 2। आप दोनों वेरिएबल देखना। तुम एक चीज गौर करो, अगर यहाँ से -2 को कॉमन करो, किसको? -2 को, तो क्या y1 y2 बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर यहाँ से 1 को कॉमन करो तो क्या यहाँ भी y1 y2 बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ से कॉमन करो 3 को, तो यहाँ भी y1 y2 बनेगा कि नहीं? और सेम कंडीशन इनके साथ देखो, y2 y3 y3 y4, यहाँ से 2 को कॉमन करो, यहाँ से 3 को कॉमन करो और यहाँ से 4 को कॉमन करो, काम बन जाएगा। तो हम लोग मानते हैं लेट y1 y2 इज इक्वल टू y डैश और y3 y4 इज इक्वल टू y डबल डैश। लिख सकते हैं कि नहीं? या y1 डैश y2 डबल डैश, जो मर्जी वो कर सकते हो। देन this dual problem becomes, तब यही ड्यूअल प्रॉब्लम बन जाती है, becomes। चलो भैया देखो कितना आएगा, मिनिमाइज ZY इज इक्वल, इसको y रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि काम तो हम y पर ही कर रहे हैं। ये बताओ यहाँ क्या बनेगा? यहाँ कोई बोलेगा ना 2y डैश
2 को कॉमन करो, 2 कॉमन करो तो y1 माइनस y2 की जगह क्या रखा जाएगा, y डैश। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर प्लस कितना, y डबल डैश। इसके बाद फिर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट STC। ये बोलो जरा यहाँ से -2 को कॉमन करो तो क्या बना, -2 कॉमन y1 माइनस y2 यानी -2y डैश। अब यहाँ से 2 को कॉमन करो +2y डबल डैश और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अगले में आओ, ये बोलो y डैश, फिर अगला +3y डबल डैश ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। अगला बोलो 3y डैश +4y डबल डैश ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। और इस बार नॉन नेगेटिविटी मत लिखना, इस बार लिखना वेयर जहां पर y डैश एंड y डबल डैश आर अनरेस्ट्रिक्टेड in साइन। जहां पर ये साइन में कैसे होंगे अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। अब अपने ओरिजिनल प्राइमल प्रॉब्लम से हम इसका कंपेयर करें, मतलब सवाल खत्म हो गया, ड्यूअल बन चुका है, लेकिन अब हम इसका ओरिजिनल से कंपैरिजन करा के दिखाएंगे कि ये उसको कैसे रूल को फॉलो कर रहा है। एक क्लास ये हुई, अब देखो अगली क्लास कब मिलती है, 13 दिन के बाद ये मिली थी, अब की चौथ पार करा देंगे तब मिलेंगे। दो जगह पे मेरी क्लास ऐसे ही होती है, एक यहाँ एक थर्ड सेमेस्टर में एक क्लास मिली थी 13 दिन के बाद ही। किस पे, क्या है 14? खिचड़ी है। और 14 दिन कौन सा है? सोचने से पहले ही छुट्टी आ गई। क्लास मेरी है ना, तभी खैर टेंशन नहीं है। समझ तो आ रहा है वीडियो लेक्चर वाला? स्पीड बढ़ा करके सुन सकते हो अगर समझ आए तो, बाकी हम तो बोलते धीरे धीरे है। खत्म हो गया सबका? सुनो ट्राइंगल देखना, जरा प्राइमल लिखो एक बार फिर से, जो बोले हुए थे मेन प्राइमल। मैक्सिमाइज zx इज इक्वल टू x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 2। अगला 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू, बस आप सुनो कितने वेरिएबल हैं? वेरिएबल कितने? वेरिएबल 3 है। अगर यहाँ 3 वेरिएबल है तो इसका मतलब है आपके ड्यूअल में 3 कांस्टेंट चढ़ेंगे, हाँ या ना? क्या 3 कांस्टेंट हैं कि नहीं ड्यूअल में? देखो 1 2 3, हाँ या ना? ड्यूअल में सारी इक्वलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप की होगी, क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप की है कि नहीं है? क्लियर हुआ? तो एक तो रूल वेरीफाई हुआ। अब सुनना, जो यहाँ पर 1 -2 और 3 कोफिशिएंट मौजूद हैं, कहाँ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो देखो राइट साइड में 1 -2 3 कांस्टेंट बने हुए हैं कि नहीं? क्लियर हुआ? अच्छा, जो यहाँ 2 और 1 कौन है? राइट साइड के कांस्टेंट। देखो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2 और 1 वही कोफिशिएंट बने हैं कि नहीं बने हैं? ये भी वेरीफाई हुआ। अगला काम सुनना, यहाँ पर दो के दोनों कैसे हैं? इक्वल टू टाइप में है, दोनों इक्वल टू टाइप में है। तो इसका मतलब मेरे उधर जो 2 वेरिएबल लाएंगे वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होंगे। कौन कौन से आए थे? y डैश और y डबल डैश अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हुए। इसके बाद कैसे लिखेंगे? पहला कांस्टेंट सुनो, पहला कांस्टेंट -2y1, अगर हम y1 y2 की बात करें तो -2y1 और +2y2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। क्या पहला वही है कि नहीं है? अरे हम y1 y2 बोल रहे हैं, y डैश y डबल डैश लिखे हैं, हाँ है ना? ठीक, अब सुना अगला 1, चलो y डैश y डबल डैश बोल रहे हैं, 1 × y डैश प्लस 3 × y डबल डैश ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। क्या यही है कि नहीं है? अगला सुनना 3y डैश प्लस 4y डबल डैश ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये भी है कि नहीं? सारे रूल को वेरीफाई करते हुए ड्यूअल बन गया कि नहीं? ये होता है, आप बनाओ पहले वैसे जैसे आप जानते हो लेस देन ग्रेटर देन वाले काम में,
बाद में आप अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन वाला किस्सा निकाल दो। क्लियर हुआ? चलो एक सवाल और उठाते हैं। एक खाने वाले के लिए ना ठंडी बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन अगर वैसे बात करो तो बहुत बेकार है। अखैयत दिन में कपड़ा ला दे रहा, हाथ नहीं घूमता अपना खुद का, लगता है मंगनी मांग के लाएंगे। दूसरा ना, भगवान जिस बर्तन का मुंह नीचे कर देते हैं उसका भी भरोसा नहीं रहता। ठंडी ना नाम नहीं बचती है, लेकिन बस झूठे ये करना पड़ता है, बड़ी तकलीफ है। क्या होगा? ये प्रॉब्लम एक्स्ट्रा की थी ना। अगली लिखो, फाइंड द ड्यूअल प्रॉब्लम, राइट द ड्यूअल, फाइंड राइट द ड्यूअल, राइट द ड्यूअल फॉर, write the dual for maximize z is equal to, maximize z is equal to 3x1 plus x2, 3x1 plus x2 plus 2x3 x3 minus x4 subject to constant, subject to constant, subject to constant 2x1 minus x2 plus 3x3 plus x4 is equal to 1। अगला है x1 plus x2 minus x3 plus x4 is equal to 3, और इसके साथ एंड x1 x2 greater than or equal to 0। आगे शर्त लगा रहे हैं एंड x3, x4 आर अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ये फंसाएगा। दो आपके नॉन नेगेटिविटी को फॉलो करेंगे x1 x2, लेकिन बाकी के दो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन हो चुके हैं। कैसे सॉल्व होंगे वो अभी देखा जाएगा। सॉल्व हम इसको करेंगे अपनी ही जमीन पर जहां हमको आता है। हमको अनरेस्ट्रिक्टेड जैसा किस्सा नहीं आता, हम इसको अनरेस्ट्रिक्टेड को पहले रेस्ट्रिक्टेड बनाएंगे और उसके बाद ही सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। खत्म हो चुका ना, कुछ अपने से बन रहे हैं। एक आध सवाल सिंप्लेक्स वाले जो खत्म हो गए, कुछ बन रहे हैं, लग गए सारे कि बचे हैं? कृष्णा पब्लिकेशन वाली जो किताब तुम लोगों के पास है उसमें सारे लग गए? बिगन थोड़ा बचा, थोड़ा मतलब कितना साल है तो बचा होगा पूरा पूरा। और वो प्रॉब्लम फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? प्रॉब्लम फॉर्मेशन ना, आवाज नहीं निकल रही, मतलब लगे तो नहीं कर रहे। तो तुम लोग बेचारे करो क्या ना, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो। खैर केमिस्ट्री तो लिए नहीं, कितने लोग केमिस्ट्री वाले इसमें? केमिस्ट्री मैथ कॉम्बिनेशन कौन कौन है? एक तुम भी हो? तुम नहीं, एक केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन मतलब उधर एल्डिहाइड एल्कोहल और एल्कोहल के साथ गणित। एल्कोहल के साथ गणित कैसे चल सकती है? समझ आता है बच्ची? कपड़ियाँ घूम जाती है। हम केमिस्ट्री छोड़े केवल एक बस ऑर्गेनिक की वजह थी कि हमको केमिस्ट्री छोड़ देना पड़ा ना। समझ नहीं आता, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंटा हेक्सा ऑक्टा पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए। उसके बाद ना बड़ी तकलीफ होती थी जब मास्टर नहीं समझाता था। अब जब मर्जी ये, जब मर्जी ये लगा दिए। अब हम सोच रहे खचीना पार तो रहे, बताएं तो काहे के लिए पार रहे खचीना? नहीं, इधर जोड़ दिए, एच इधर जोड़ दिए, सी ना जाने कहाँ कहाँ तक कौन सा स्ट्रक्चर में हमको खुद नहीं पता। तो आप एक काम करो, केमिस्ट्री छोड़ दो, मैथ फिजिक्स दो, कम से कम कुछ तो समझ तो आ रहा है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हो रहा है, न्यूटन की रिंग बन रही है, तो ठीक है कि प्रैक्टिकल करने के लिए गए न्यूटन रिंग बनाने, न्यूटन रिंग बन गई। यार दोस्त इतने कमीने होते हैं, ऐसे लात मारे खुद गए, हिल गए। लेकिन ठीक है, वो भी सही।
सर फिर बनाओ फिर केमिस्ट्री लैब में तो मेरा एक ही काम होता था, देखो हम बहुत साफ साफ बता रहे हैं, हम झूठ झूठ नहीं बोल पाते। केमिस्ट्री लैब में मेरा एक काम होता था, इतनी ठंडी में कहीं से व्यवस्था कर लो स्प्रिट की, वो स्प्रिट लेकर के आओ, माचिस वाचिस मिल जाती थी, जला दो, थोड़ा थोड़ा हाथ सेक लो, उसके बाद बंद होता नहीं होता प्रैक्टिकल। टाइट्रेशन को छोड़ करके मेरे से कोई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का हुआ नहीं। टाइट्रेशन खूब अच्छे से होता है, क्योंकि टाइट्रेशन में ना वो लगा करके मुंह से खींचना पड़ता था, तो जब मुंह में जाता था तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग सुनो, सबसे पहला काम ये होगा, ये X3 X4 बवाल इनका जो अनरेस्ट्रिक्टेड होता था, इसको दो वेरिएबल के डिफरेंस पर लिखते थे। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, दूसरा काम सुना, ये कौन है, इक्वल टू टाइप में हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मुझको क्या नजर आने चाहिए, इनइक्वालिटी नजर आनी चाहिए। लेकिन इनइक्वालिटी से पहले जो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है उनको रेस्ट्रिक्टेड करो। कहा जाता है, बहुत सीधी सीधी थ्योरी है, जो परिवार, अगर आपको एक परिवार को डील करना है तो जो परिवार में सबसे बिगड़ैल लड़का है सबसे पहले उसी को बांधना पड़ेगा। बिगड़ैल लड़का मतलब बिगड़ैल लड़का लड़की कुछ भी हो जाए, या परिवार का कोई भी मेंबर, सबसे पहले उसी को बांधो। जब तक आप उसको नहीं बांध सकते हो तब तक आप कोई और काम करने की शुरुआत मत करो। घर वाले शादी तय की किसी लड़के की और सबसे बिगड़ैल लड़का है, मंडप पे छोड़ के भाग गए, पंडित बैठ करके मंत्र पढ़ते रहे, घर वाले बैठ करके अकेले घेरा, कोई मतलब नहीं, पहले इन्हीं को बांधो। फिर सबसे बिगड़ैल X3 लिखना, सिंस X3 व्यावहारिक पक्ष यही है, सिंस X3 एंड X4 आर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, ठीक, so write them as difference of restricted variables। सबसे पहला काम यही करना है कि जो वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है उनको रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के डिफरेंस के तौर पर तैयार करें। कैसे तैयार करेंगे, फॉर दिस टेक x3 इज इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और x4 इज इक्वल टू x4 डैश माइनस x4 डबल डैश, वेयर x3 डैश x3 डबल डैश x4 डैश और x4 डबल डैश ऑल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सभी के सभी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। रूल भूल जाओ, रूल हम बाद में देखेंगे कैसे क्या होता है, लेकिन शुरुआत में इसको लिखें। कुछ गलत है क्या, स्पेलिंग गलत हो सकती है क्या, जो डिफरेंस के तौर पर लिख दी है। अच्छा सुनो, ये नहीं समझ में आया, ये तो बड़ी आसान सी चीज थी लेकिन कठिन भी है। x3 को हम क्या कहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो हो गया कोई तकलीफ नहीं, पॉजिटिव रह गया कोई तकलीफ नहीं, नेगेटिव रह गया x3 इज इक्वल टू -6, ये दिया। तो पूरी एलपीपी में रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट बताओ, नॉन नेगेटिविटी, या तो सामान बनेगा या तो सामान नहीं बनेगा, नेगेटिव में तो नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब ये जो x3 -6 आया ये आपका फीजिबल सॉल्यूशन नहीं दे सकता। जब ये फीजिबल नहीं है तो मुझको इसको फीजिबिलिटी में लाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं, जैसे मान लो x3 लिखा गया है x3 डैश x3 डबल डैश, जहां पर x3 की वैल्यू, तुम थोड़ी देर के लिए मान लो x3 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है ना, कोई पॉजिटिव लो कि -6 आ जाएगा डायरेक्ट। हाँ, इसकी 10 ले लो, सॉरी इसकी 4 ले लो, इसकी 10 ले लो। x3 डैश कितना ले लो 4 और x3 डबल डैश कितना ले लो 10। क्या ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? x3 डैश इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन कितना
0, नॉन नेगेटिविटी को फुलफिल कर रहा है। अगला x3 डबल डैश इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 0, नॉन नेगेटिविटी को फुलफिल कर रहा है और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है -6, जो मेरी वैल्यू है x3 की। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसीलिए हम इसको ऐसे दो लोगों के डिफरेंस के तौर पर लिखते हैं जो दो लोग नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। अभी समझ में आया? ये हम शायद बताए हुए थे जब हम सिंपलेक्स मेथड में सवाल कराते, बिगर मेथड करवा चुके थे उसके बाद, जहां तक मेरी याददाश्त है। हाँ या नहीं? ठीक। असल में रोज 2 बादाम नहीं खा रहे हैं। नहीं है आपकी याददाश्त से काहे बच्ची? सर आप भूल जाते हैं। तुम खाली कह रही हो कि हम तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, उससे ज्यादा तुम मेरी बात को काटती रहती हो। अब हम कह रहे हैं मेरी याददाश्त ठीक है, तुम हमको पागल साबित कर सकते हो। ये चलो देखो, दी गई प्रॉब्लम क्या बन जाएगी? देन गिवन प्रॉब्लम बिकम्स जाने के जान का बदला निकालते हैं। देन गिवन प्रॉब्लम भी देखो, बहुत सीधे हैं, जलेबी की तरह राउंड फुल स्टॉप। इसके बाद गिवन प्रॉब्लम बिकम्स दी गई। सर जो डांट खाता है उसको पता है कितने आप तुम कब हमसे डांट खाई? सर हम नहीं, जो खाता होगा उसको बोले। अच्छा, नहीं तो ऐसे तो मार खाने वाले लोग अच्छे से जानते हैं। देन गिवन प्रॉब्लम बिकम्स, चलो दी गई प्रॉब्लम को रीराइट करो, क्या बनेगा? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, सुनो इसमें कोई बदलाव ना करना है, इसको कह दो 3x1, इसको कह दो प्लस कितना x2। लेकिन सुनो, आप कुछ काम सीधे सीधे कर रहे हैं। ये बताओ x3 की जगह क्या रखोगे? x3 डैश माइनस x3 डबल डैश और उस पर मल्टीप्लाई किसका? 2 का। तो ये बनेगा प्लस 2x3 डैश माइनस 2x3 डबल डैश। हाँ या ना? लिख सकते हैं। इसी तरह इसका हाल बोलो, x4 की जगह क्या नजर आ रहा है? x4 डैश माइनस x4 डबल डैश और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस x4 डैश प्लस x4 डबल डैश। क्लियर हुआ? अब सुनो, कितने कांस्टेंट नजर आ रहे हैं ड्यूअल में कितने कांस्टेंट नजर आ रहे हैं? ना 1 2 3 4 5 6 नजर कितने आ रहे हैं? 6। बाद में घटेंगे। किसकी वजह से? यही अनरिस्ट्रिक्टेड जो फैले हुए हैं ना, इन्हीं को समेटेंगे तो ये घट जाएंगे अपने आप। लेकिन अभी हम इनको फैलाते जा रहे हैं पूरी तरीके से। अब तुम कंफ्यूज हो, बोलो कहाँ कंफ्यूज हो? किसके? ये प्राइमर लिख रहे हैं बच्ची, ये अभी प्राइमर लिख रहे हैं। अभी हम प्राइमर को सजा रहे हैं कि एक बार तुम सज जाओ फिर तुमको जिबह कर देंगे, फिर दूसरा डिवल तैयार करेंगे। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, अब अगर दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होगा, और एक्सीडेंट का कोई डर नहीं होगा, तो सीधे ग्रेटर देन लेस देन जो भी बनाना है सीधे बनाओ। और अगर डर है कि बाद में भूलोगे तो एक बार पहले इक्वल टू में बनाओ और बाद में चेंज कर देना, जिसमें तुमको डर ना लगे वो काम करना। चलो कितना? 2x1, फिर कितना? माइनस x2, फिर कितना? प्लस 3x3 डैश, फिर कितना? माइनस 3x3 डबल डैश। समझ आया कैसे? x3 की जगह क्या भर दिए? x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। इन पर आना, प्लस x4 डैश माइनस x4 डबल डैश। और फिर हाल बन तो ये है कि यही लिखेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। हाँ या ना? अरे थमो, एक बार लिखेंगे ग्रेटर देन, फिर लिखेंगे लेस देन आर इक्वल टू। हाँ या ना? फिर लिखेंगे लेस देन आर। प्रॉब्लम किसकी है? मैक्सिमा की इक्वलिटी किसमें चाहिए? ग्रेटर देन या लेस देन? लेस देन में चाहिए, तो बाद में इसमें माइनस का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ या ना? तो फिर इसी को दोहराना है। अच्छा, हम जान गए, तुम लोग तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे। लिखो भैया, तुम लोग पहले बराबर इज इक्वल टू। हाँ, तुरंत कंफ्यूज का है। अरे हमको भरोसा नहीं हो रहा है, तुम लोगों शक्लें ऐसी बन रही है ना, शकल देख करके भरोसा होता है बच्ची ना। x1 फिर कितना? प्लस x2, फिर अगला कौन है? माइनस x3 डैश प्लस x3 डबल डैश, फिर कितना? प्लस x4 डैश माइनस x4 डबल डैश और फिर इक्वल टू कितना? 3। और अब जितने वेरिएबल हैं वो सारे नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ वेयर
x1 डैश x1 कॉमा x2 कॉमा x3 डैश कॉमा x3 डबल डैश कॉमा x4 डैश कॉमा x4 डबल डैश ऑल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं लड़कर दोस्ती जान से खतरा, भरोसा इसे कर लेंगे। तो एक लोगों को ऊपर सुबह ले चुके, कल जब वो प्रोजेक्ट चेक कराने आई थी, हम 16 सवाल लगवाए। हम तो कहे कि भैया अब तो इन लोगों को इंडिटरमिनेट बात समझ आया होगा, नहीं 16 सवाल में मैं 0/0 नहीं बता पा रहा है कैसे लगाया उसने, और खुद ही लगा के आए हैं। अगला काम, ये जो इक्वल टू है इसको हटाओ, इसकी जगह क्या ले आओ, इनइक्वालिटी ले आओ। प्रॉब्लम देख लो किस टाइप की है, मैक्सिमम। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेटर देन या लेस देन? लेस देन ना, तो पहली वाली लेस देन बनाना, दूसरी ग्रेटर देन वाली लेस देन में कैसे बदलेगी वो तुमको पता है। देखना पहली बना रहे हैं, ठीक, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्या होगा, मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, बोलो भैया 3x1 प्लस x2, फिर कितना प्लस 2x3 डैश, फिर अगला फॉर्म माइनस 2x3 डबल डैश माइनस x4 डैश प्लस x4 डबल डैश, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। इसके ड्यूअल में ना बहुत ज्यादा शब्द नहीं लिखेंगे, सीधे इसका ड्यूअल तैयार करेंगे सीधे, क्योंकि ऐसे ही लंबा हो चुका है। ये बताना, ध्यान देना, सारी इक्वलिटी क्या चाहिए, लेस देन लेस देन लेस देन टाइप। तो पहली वाली लिख रहे हैं, इधर 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 सारे लोग इधर देखो, 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 डैश माइनस 3x3 डबल डैश प्लस x4 डैश माइनस x4 डबल डैश लेस देन आर इक्वल टू 1। एक बना, दूसरी क्या बनेगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेकिन मुझको ग्रेटर देन को भी बदलना है किसमें, लेस देन, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो माइनस से मल्टीप्लाई वाला पहले एक बार, इधर सुनो सुनो, तुम लोग बड़ी हड़बड़ी में रहते हो, पहले एक बार इसको पूरा लिख डालो और इसको क्या कर दो, लेस देन आर इक्वल टू। दूसरी बार क्या करना, दूसरी बार इसमें सब का साइन नेगेटिव करके इसी को लिख देना, फिर से लेस देन आर इक्वल टू -1। क्लियर हुआ कि नहीं? लिखो, ये होगा 2x1 माइनस x2 माइनस 3x3 डैश, नहीं पहले प्लस वाला लिखेंगे ना, प्लस 3x3 डैश माइनस 3x3 डबल डैश प्लस x4 डैश माइनस x4 डबल डैश लेस देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 1। अब सुनना, जब दूसरा लिखेंगे तो यही चीज पूरी पूरी फिर से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लिखेंगे, पूरी पूरी यही चीज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी है, लेस देन, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी ये हो जाएगा। अब देखना, -2x1 प्लस x2, ऊपर का साइन बदलते जाओ बस, -3x3 डैश प्लस 3x3 डबल डैश माइनस x4 डैश प्लस x4 डबल डैश लेस देन आर इक्वल टू -1। अब दोनों लेस देन आर इक्वल टू हो गया। क्लियर है कि नहीं? अगला देखना, इसी तरह तीसरे वाले, एक बार तो यही लिख डालो पूरा पूरा, तो x1 प्लस x2 माइनस x3 डैश प्लस x3 डबल डैश, फिर कितना प्लस x4 डैश माइनस x4 डबल डैश लेस देन आर इक्वल टू 3। अब फिर इसी में माइनस का मल्टीप्लाई करो, इक्वलिटी को प्रिजर्व रखना, आया ना, माइनस x1 माइनस x2। भैया कोई ये तो नहीं सोच रहा है सर ऊपर वाले में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इक्वलिटी का साइन चेंज क्यों नहीं कर रहे, वो तो नहीं समझ रहे ना। हाँ, हमने पहले दो चीजें लिखी हुई हैं इक्वल टू के लिए, एक बार लेस देन वही चीज, एक बार वही चीज ग्रेटर देन। तो उसी ग्रेटर देन वाले को लेस देन करने के लिए माइनस का क्या किया, मल्टीप्लाई, तो ग्रेटर देन फिर से बदल जाएगा किसमें, लेस देन। हाँ, हम उम्मीद कर रहे हैं तुमको समझ में आए, बाकी फिलहाल तो विधाता ही मालिक है। हाँ, ऊपर वाला प्लस, फिर ये कितना, -x3 डबल डैश माइनस x4
डबल डैश ना सिंगल डैश, फिर प्लस x4 डबल डैश लेस देन आर इक्वल टू -3 एंड ऑल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब असली ड्यूअल तैयार, सॉरी प्राइमल तैयार हुआ है। यहाँ ओरिजिनल प्राइमल के 11:40 हम बगल में, अब तो एकदम बगल है, 11:40 पहुंच गए। प्राइमल जानते हो ना कैसे तैयार होगा? प्राइमल है ड्यूअल कैसे तैयार होगा? कितने वेरिएबल मानोगे? कितने वेरिएबल मानोगे? कांस्टेंट गिनो फटाफट। 4 कांस्टेंट है तो कितने वेरिएबल मानोगे? 4 वेरिएबल मानोगे, ठीक है। बाद में जैसे हम किए हुए थे ना, तुमको कुछ कॉमन करके देखना है क्या वेरिएबल खत्म कर सकते हो कि नहीं। जब फाइनल ड्यूअल तैयार हो रहा होगा तब कर पाओगे? ना देखना फटाफट में हम तैयार कर रहे हैं, बाद में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे देखो, सुनो सारे लोग इधर देखो, ड्यूअल क्या होगा? ड्यूअल होगा मिनिमाइज ZY इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे ऐसे कितना y1 फिर -y2 प्लस y3 माइनस y4। क्या तुमको कुछ नजर आ रहा है? y1 माइनस y2 y3 माइनस y4। अगर यही पैटर्न सजा रहा कि हर बार तुमको y1 माइनस y2 और y3 माइनस y4 दिख रहा है तो इनको कॉमन करके एक मान लो, हाँ या ना? अच्छा कुछ और छोड़ दिए क्या? उसका वो बोलेंगे कांस्टेंट है तो उससे मल्टीप्लाई 1 -1 3 -3 कुछ गड़बड़ किए क्या इसका? अच्छा सॉरी y3 अच्छा 3 y3 और इसका -3 y4 ये गड़बड़, अब सही है। अच्छा फिर सुनना, हाँ यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो y3 माइनस y4 को फिर बाद में सेम मान लेंगे। अच्छा इसके बाद सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट यहाँ से कितना 2y1 इधर से बोलना इसी को कितना होगा 2y1 माइनस 2y2 प्लस y3 माइनस y4 और क्या रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 3। अगला बोलो, अगला माइनस y1 फिर प्लस y2 फिर प्लस y3 फिर माइनस y4 और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगला बोलो ये उस पे ना ये तीसरा 3y1 फिर माइनस 3y2 फिर कितना माइनस y3 फिर कितना प्लस y4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? अब तुम कंफ्यूज मत बोलो, नहीं यहां से बोलो फिर -3 y1 फिर कितना प्लस 3 y2 फिर कितना प्लस y3 फिर कितना माइनस y4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक है अगला बोलो y1 बोलते जाओ माइनस y2 प्लस y3 तो अगला माइनस y4 होगा y3 माइनस y4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अगला बोलो प्लस y1 माइनस y1 तो प्लस y2 रहा होगा, ठीक माइनस y3 तो प्लस y4 रहा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और भी कुछ है? खत्म। तुम एक चीज गौर करो, तुमको एक पैटर्न y1 माइनस y2 y3 माइनस y4 बार बार मिल रहा होगा। 2 को कॉमन करो y1 माइनस y2, -1 को कॉमन करो y1 माइनस y2, 3 को कॉमन करो y1 माइनस y2, -3 को कॉमन करो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 -1 y1 माइनस y2। तो अगले बदलाव क्या होगा? y1 माइनस y2 को आप क्या मान लोगे y, और ये याद रखना ये y अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा, हाँ या ना? अगर आपके इधर दोनों कांस्टेंट इक्वल टू टाइप के थे तो आपके ड्यूअल के दोनों वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होंगे, यही रूल है। क्लियर हुआ? अगला y3 माइनस y4 कॉमन करो तो फिर y3 माइनस y4, यहाँ -1 कॉमन करो y3 माइनस y4, यहाँ y3 माइनस y4 y3 माइनस y4 -1 y3 माइनस y4। तो y3 माइनस y4 को सिंगल वेरिएबल मान लो,
एक को मानो y, एक को मानो y डैश, तो आपका y और y डैश दोनों अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएंगे। बन जाएगा? हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो हम करा देंगे, इसी पर हो गए हैं।